गेटो गोजो और रिको के साथ मिलते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने कुरोई पे ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि कुरोई एनिमीज के लिए एक बहुत ही बढ़िया टारगेट होगी। अच्छा, तो सिचुएशन इतनी भी ज्यादा बिगड़ी नहीं है, हमारा एनिमी ज्यादा से ज्यादा कुरोई का हॉस्टेज एडवांटेज ले सकता है। वो हमें सिर्फ दो ही चीजों को करने के लिए फोर्स कर सकता है, या तो हम रिको को मार दे या फिर रिको को उन्हें सौंप दे। अब क्योंकि हमारे पास रिको है तो हमारे पास अभी भी अपर हैंड है, हमें जल्द से जल्द रिको को जुजुत्सु हाई लेके जाना होगा। इसी बात पे रिको भी उनके साथ जाने की जिद करती है। इसी बात पे गोजो रिको को कहता है, तुम्हें पता भी है यहाँ पर सिचुएशन क्या है? चलो मान लेते कि तुमने कुरोई को बचा भी लिया, क्या हो अगर मैं मर्जर से पहले कुरोई से ना मिल पाऊं? मैंने उसे अभी तक गुड बाय नहीं कहा है। किडनैपर्स का कॉल आता ही हो, और अगर वो हमारे सोचने से ज्यादा शातिर है और तुम्हारे वहां जाने से कुरोई के चांसेस ऑफ सर्वाइवल गिर सकते हैं, तो हमें तुम्हें पीछे ही छोड़ना पड़ेगा और तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगी, समझ गई? सीन शिफ्ट होता है और गोजो और बाकी सब लोग एक वेकेशन पे ओकिनावा गए होते हैं। किडनैपर्स ने कुरोई ने मीटिंग ओकिनावा में ही रखी थी और गोजो, गेटो और बाकी सब लोगों ने ओकिनावा जाके कुरोई को छुड़ा लिया और किडनैपर्स के साथ नेगोशिएट कर लिया है। तो अब वो कुछ वेकेशन टाइम स्पेंड करना चाहते थे क्योंकि रिको की बाउंड्री अभी भी ऑन थी टोक्यो में। तो उनका ये प्लान था, जब तक रिको की बाउंड्री खत्म नहीं हो जाती तब तक वो वेकेशन में एंजॉय कर लेंगे, और जैसे ही बाउंड्री खत्म हो जाएगी तब तक वो टोक्यो में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर कुरोई कहती है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक नॉन कर्स यूजर वीकलिंग से हार गई। वेल, शर्मिंदा होने की बात नहीं है क्योंकि एक सरप्राइज अटैक था और गलती मेरी भी थी। क्या वो सच में सरप्राइज? क्योंकि मुझे किडनैपिंग के बारे में कुछ याद नहीं है, और ऊपर से तुम दोनों प्लेन में आए हो। क्या होता अगर तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाता तो? ना, कोई बात नहीं, गोजो ने सब कुछ पहले से चेक कर लिया था कि वहाँ पर कोई एनिमी है या नहीं। मुझे एक्चुअल चिंता इस बात की हो रही है कि उन्होंने ओकिनावा को ही क्यों चुना इस मीटिंग स्पॉट। शायद वो मर्जिंग को डिले करना चाहते हो। अगर ऐसा होता तो वो इससे भी कम डेवलप्ड सिटीज को चूज करते। अगर उन्होंने एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया तो हो सकता है, पर इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हम अकेले नहीं है जो ओकिनावा आए हैं। यहाँ हमें ओकिनावा का एयरपोर्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रहते हैं अपना बिजनेस चैट नानामी, जो कि अभी अपने फर्स्ट ईयर में है, और उसी के साथ है उसका दोस्त यू हाइबारा। दरअसल ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और ये गोजो और बाकी लोगों के एज ए बैकअप टीम की तरह उनके साथ आए थे। यहाँ पर यू नानामी से कहता है, हमें अपना काम ढंग से निभाना चाहिए नानामी, हमारे सीनियर्स अपनी जान दांव पे लगा के इस मिशन पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोजो रिको के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहा है। क्या यहाँ पर आना इतना भी जरूरी था? वेल, ये सातोरी का स्टाइल है प्यार दिखाने का। यहाँ पर उन सबके जाने का टाइम होता है और गेटो रिको और गोजो को बुला लेता है। इसी बात पे रिको उदास होती है क्योंकि उसे और खेलना था। इसी बात को गोजो नोटिस करता है। रिको को खुश रखने के लिए गोजो भी गेटो से कहता है, वेल, ओकिनावा में रहना कंपैरेटिवली सेफ है क्योंकि अभी भी टोक्यो में बहुत सारे कर्स्ड यूजर्स रिको को मारने के लिए घूम रहे हैं। इसी बात पे गेटो कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा सो जाना चाहिए? इसका मतलब यह है कि गोजो पूरे 3 दिन तक एक भी बार नहीं सोया और वो सारा ध्यान रिको की प्रोटेक्शन में दे रहा। तो वो लोग और एक दिन अच्छे से मजे करते हैं और फाइनली मर्जिंग के डे पे वो जुजुत्सु हाई तक पहुंच जाते हैं। और इस पॉइंट तक रिको की बाउंड्री का भी टाइम अप हो चुका होता है और गोजो फाइनली रिलैक्स करता है और अपनी कर्स टेक्निक को डीएक्टिवेट करता है। लेकिन तभी उशिकुरो गोजो को पीछे से स्टैब कर देता है। सब लोग इसी क्वेश्चन में खोए हुए होते हैं कि आखिर ये जुजुत्सु बैरियर में आया कैसे। यहाँ पर हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर तोजी गोजो से मिलता है जब गोजो स्टिल एक बच्चा था, क्योंकि गोजो के 6 साइज के बारे में चर्चे बड़े गूंज रहे थे। और गोजो एक पहला और आखिरी बंदा था जिसने तोजी के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लिया था। बेसिकली तोजी को इनविजिबल एनिमी कहा जाता है क्योंकि उसके प्रेजेंस को कोई भी कर्स्ड यूजर डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो सॉर्सरर्स को काफी आसानी से मार पाता। लेकिन चाइल्ड गोजो पहला एक ऐसा बंदा था जिसने तोजी को आराम से डिटेक्ट कर लिया और इसीलिए तोजी ने गोजो को इतने लंबे समय तक बाउंड्री के पीछे भगाया ताकि गोजो टायर्ड हो जाए और वो उसके ऊपर बैक स्टैबिंग अटैक कर सके। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं, और तुम्हें मेरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सातोरू भाग। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मैंने अपने कर्स टेक्निक को ढंग से कास्ट नहीं किया था। लेकिन ज्यादा कुछ बुरी बात है नहीं, उसने मुझे कोई वाइटल ऑर्गन्स पे नहीं मारा है और ऊपर से स्टैप के बाद मैंने कर्स टेक्निक को रेनफोर्स कर दिया था ताकि वो ज्यादा डैमेज ना करे। तुम अमानाई को लेके जाओ, मैं इसे संभालता हूँ, ध्यान देना। अरे हाँ, कुछ नहीं होगा मुझे। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है गोजो खुद उस बंदे से डरा हुआ है और सिर्फ यही सोचा जा रहा है
ये बंदा जुजुत्सु बैरियर में घुस गया, अपने साथ एक कर्स स्पिरिट लेके आया और उसके पास काफी हथियार भी है, लेकिन ऐसा इसने किया कैसे? ओए वो स्टार प्लाज्मा वेसल कहाँ है? मुझे इसे जल्दी खत्म करना है यार। सॉरी दोस्त, पर तुम थोड़ा सा लेट हो चुके हो, बाउंटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अबे मंदबुद्धि, वो बाउंटी मैंने ही रखवाई थी और ये पूरा मेरा प्लान था तुम लोगों को इल्यूजन में फंसा के रखने के लिए, ताकि बाउंटी लिफ्ट होते ही तुम रिलैक्स करो और मैं तुम्हें ढंग से मार सकूं। वेल मेरे लिए बुरी बात यह है कि तुम्हारे साथ कोई बंदे मरे नहीं। यहाँ गोजो और गेटो की फाइट स्टार्ट हो जाती है और गोजो को इन बिटवीन फाइट पता चलता है कि तोजी के पास कोई कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं, इसीलिए गोजो उसे सेंस नहीं कर पाया और ना ही बैरियर उसे रोक पाया। लेकिन तोजी फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो गोजो पे ब्रूटल ब्लोज लैंड कर सकता है। यहाँ पर गोजो अपने कर्स्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन तोजी को उनके बारे में पहले से ही पता होता है, तो वो रिक्वायर्ड कर्स टूल लेके आता है गोजो के हर एक अटैक को नेग्लिफाई करने के लिए। अच्छा तो ये है तेरे स्पेशल कर्स टूल्स? हाँ सॉरी दोस्त, पर तुझे मुझे मारने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। यहाँ तोजी जंगल की झाड़ियों में गायब हो जाता है और गोजो उसे पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि पहली बात तोजी के पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो बहुत फास्ट मूव कर सकता है। गोजो के पास और कोई चॉइस नहीं बचती और वो अपने मैक्सिमम कर्स टेक्निक यूज करके आसपास के सारे एरिया को तबाह कर देता है, ताकि एक क्लियर सा बैटल ग्राउंड बन सके। यहाँ पर तोजी अपनी एक और चाल चलता है और बहुत सारे फ्लाई हेड्स को गोजो की तरफ भेजता है। शिट, ये बंदा पूरी प्लानिंग के साथ आया है। अब वो इतने हजारों फ्लाई हेड्स को जंगल की तरह यूज कर सकता है और उनके बीच छुप सकता है। शायद इस बंदे ने उस वॉर्म में उन सबको स्टोर कर रखा था, पर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तोजी ने एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल इस्तेमाल की थी जिसका नाम था इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, जो कि कोई भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकती है और ये इवन गोजो के लिमिटलेस पर काम करती है। दरअसल गोजो ने इस वेपन को पहले से ही सेंस कर लिया था और उसे पता था कि ये वेपन उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, इसीलिए गोजो थोड़ा डिफेंसिव मोड पे खेल रहा था, क्योंकि इससे बचने के लिए गोजो के पास कोई रास्ता नहीं है। इसी बात का फायदा उठा के तोजी ने गोजो को बैक स्टैब किया इसी खतरनाक कर्स टूल से और गोजो बड़ा ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर तोजी गोजो को बहुत ही ज्यादा ब्रूटल अटैक्स देता है और गोजो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ना तो तोजी के ऊपर कर्स्ड एनर्जी का इफेक्ट होने वाला था, ना ही गोजो अपना लिमिटलेस यूज कर पाता था। फाइनली एक ब्रूटल अटैक से तोजी गोजो को मार गिराता है। यहाँ पर रिको, कुरोई और गेटो स्टार कॉरिडोर के पास आते हैं, जहाँ पर कुरोई कहती है मिस्टर रिको मैं और आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब है रिको अब कुरोई को आखिरी बार देखने वाली है और उसके बाद वो मर्जर के साथ मर्ज हो जाएगी एंड एवरीथिंग जस्ट गॉन। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को एक हार्टफुल अलविदा कहते हैं। यहाँ पर गेटो और रिको आगे बढ़ते हैं और वो मेन टोम्स ऑफ स्टार कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर गेटो कहता है यहाँ से आगे तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। मास्टर टेंगन के कॉरिडोर में वही जाते हैं जो इनवाइटेड होते हैं। यहाँ पर गेटो मास्टर टेंगन तक रास्ता बताते हुए रिको से कहता है अब तुम मास्टर टेंगन के साथ जाके मर्ज हो सकते हो, या फिर तुम चाहो तो कुरोई के साथ अपने घर वापस जा सकती हो। क्या? जब मुझे और गोजो को तुम्हारा टास्क असाइन किया गया था, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी भी कोई जिंदगी होगी। रास्ते में मैंने सातोरु से पहले से ही पूछ रखा था, सातोरु क्या होगा अगर वो मर्जिंग के खिलाफ हो जाए और मर्जिंग के लिए ना कर दे? ठीक है फिर उसकी मर्जी, हमें इस मिशन को कैंसिल करना पड़ेगा। क्या सच में कुछ बुरी बात है क्या? टेंगन से लड़ना पड़ेगा? डरता है? हाँ बिल्कुल नहीं, हमने ये तय किया था कि तुम्हारी चाहे जो भी चॉइस हो हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ रिको गेटो की बातें सुन के अपने आप से ही कहती है बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं पैदाइशी स्पेशल हूँ। मेरे माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी और मैं अब तक जी इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मर्जर के साथ मर्ज होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी और मेरे दुख दर्द सब कुछ खत्म हो जाएंगे। चाहे अंदर से मुझे जितना भी ज्यादा दुख हो, पर मैं इसी उम्मीद के साथ जी रही थी कि एक दिन ये सब सैडनेस और लोनलीनेस मेरे जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। पर अब पता नहीं क्यों मुझे सबके साथ और वक्त बिताने मन कर रहा है। मुझे और जगह घूमने और दोस्त बनाने और ज्यादा जिंदगी जीनी है। चलो घर चलें रिको। रिको ओके, अब यहाँ पर इमोशनल सीन बंद करें, मुझे और भी काम करने हैं। तुम यहाँ कैसे आए? कैसे? अरे भाई सिंपल सा आंसर है, मैंने उस गोजो को मारा और मैं यहाँ आ गया। वेल इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और ये एपिसोड सीजन 2 का अब तक का सबसे ज्यादा शॉकिंग एपिसोड था। मतलब यार बहुत सी चीजें हुई हैं और बहुत बड़ा क्लिफहैंगर है। लाइक गोजो मर चुका है लेकिन वो सीजन 1 में जिंदा है, तो वो वापस जिंदा कैसे होगा? और यहाँ पर हमने एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और सैड मोमेंट विटनेस किया। रिको अमाने इज डेड, क्योंकि उसकी डेथ बहुत ही ज्यादा सडन थी और उसकी डेथ के पहले हमें उसकी बहुत डिटेल्ड बैक स्टोरी दिखाई गई थी। और कुरोई का क्या भाई, वो जिंदा है या मर गई? और क्या गेटो तोजी को मार पाएगा? इन सब का आंसर प्रोबेबली हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द पाने के लिए तुम्हें क्या करना है ये तो मैं ऑलरेडी पता है। वेल मैं मिलता हूँ तुम सबको अगले वीडियो में, जहाँ पर हम किसी और
और एनिमे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर यही सीरीज कंटिन्यू हो रही होगी। तब तक के लिए गुड बाय।